हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुमकुम गौतम और आज एंजाइम्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जितने भी एंजाइम के क्वेश्चन बनते हैं, वेदर इट इज न्यूमेरिकल और तुम्हारे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन, ये सारे के सारे आज मैराथन है तुम्हारा, तो बहुत जल्दी तो नहीं कराऊंगी, बट कोशिश ये रहेगी कि जितना इंपॉर्टेंट है वो उतना कवर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने अगर और भी क्लासेस लेनी है, सुबह जो संडे को जो क्लास होगी बेटा, वो सुबह 10 बजे क्लास होगी, जहाँ पे मैं आपको एकाइनोडर्मेटा कराने वाली हूँ। एकाइनोडर्मेटा साथ के साथ वर्टिब्रेट्स भी कराने वाली हूँ। तो जिन बच्चों ने भी गेट के लिए, जोलॉजी के लिए प्रिपेयर करना है, वो लोग, इन लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जो सीएसआई के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सुबह 10 बजे क्लास होगी अनअकैडमी ऐप पे, बिल्कुल फ्री क्लासेस होगी। और अगर आपसे कोई कोड पूछा जाता है अनअकैडमी ऐप पे, तो आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, तो बिल्कुल फ्री क्लास जो है वो वहाँ पे मिल जाएगी। उसके साथ साथ कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो भी कर लेना, तो जब भी क्लास होगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर किसी बच्चे ने प्लस कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, तो आप प्लस कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं अंडर वन सब्सक्रिप्शन। चाहे आप 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 6 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आपने जैसे माना आपने 12 मंथ्स का ले लिया है, उसके बाद आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती हैं, आपको सारे क्विजेस मिल जाते हैं, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, कोर्सेज प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, सारे बैचेस प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको प्लस पे सेकंड यूनिट कंप्लीट करा दी है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी है, तो मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट करा दी है, साथ के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी वहाँ पे कवर करा दी है। तो तुम्हें ये सारी की सारी रिकॉर्डेड क्लासेस जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। कि आपका ये बैच है बेटा 8 ऑफ जनवरी को जो रिलीज हुआ है, 15 ऑफ जनवरी को ऑल्सो रिलीज हो चुका है। तो आपको अगर ये बैच ज्वाइन करने हैं, तो आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ओके। नाउ बेनिफिट्स की मैं बात करती हूँ, तो प्लस कोर्सेज पे आपको मल्टीपल कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं ना, सिंगल सब्सक्रिप्शन। आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स PDF फॉर्मेट में दिए जाएंगे, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है टीचर स्टूडेंट के बीच में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज, ये सब आपको यहाँ पे कराया जाता है। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। टुडे इज द डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस आने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने भी जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना है या फिर दिसंबर 2021 के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप अभी से बैचेस यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपका प्रॉपर कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन प्रॉपर्ली यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, टू क्रैक द CSI UGC नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है लेना पड़ेगा। ओके। आपको फिर चूज करना होता है कि 6 मंथ्स का प्लान लेना है, 12 मंथ्स का लेना है, 24 मंथ्स का लेना है। अगर आप 6 मंथ्स का चूज करते हैं, तो 9450 आपको पे करना होता है। अगर आप 12 मंथ्स का चुनते हैं, तो आपको 11,550 पे करना होगा। अगर आप 24 मंथ्स का देखते हैं, तो 16,800 आपको पे करना होता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हैं। वो है बेटा कुमकुम 10। KUM 10 कोड अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। नॉर्मली आपको 11,550 पे करना था, लेकिन 10% ऑफ के बाद में 10,395 रुपीज पे करना होता है। पेमेंट फिर आप डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड हो गया है, EMI, UPI, वॉलेट या नेट बैंकिंग, आप जैसे चाहे वैसे पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे नो कॉस्ट EMI वाला ऑप्शन है, कोई भी इंटरेस्ट आपसे नहीं लिया जाएगा। आपको सिर्फ ये जो अमाउंट है बेटा, वो इंस्टॉलमेंट में पे करना है। आपको 10,395 रुपीज पे करना था, आप 12 मंथ्स की EMI बनवा सकते हो। तो अबाउट 866 रुपीज पर मंथ जो है आपका यहाँ पे पड़ जाएगा। ओके। अनअकैडमी पे अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है, तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके लिए भी कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपका +2 आइकॉनिक का स्विच हुआ है बेटा। नॉर्मली जब आप आपकी प्लस क्लासेस मिलती थी आपको, तो आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाती थी, टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती थी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस यहाँ पे प्रोवाइड की जाती थी, स्ट्रक्चर शेड्यूल आपको दिया जाता था। लेकिन अगर आप आइकॉनिक को ज्वाइन करते हैं, तो आपके लिए PhD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि एक पर्सनल कोच आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको स्टडी प्लानर बाय वीकली रिव्यूज दिए जाएंगे, बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे, SOP कैसे बनाना है, इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो जिन बच्चों ने भी स्विच करना है आइकॉनिक पे, तो वो भी यहाँ पे स्विच कर पाएंगे। ओके, आई होप सबको दिख रहा होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। नाउ दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन बहुत प्रिविलेंट है तुम्हारे गेट के एग्जाम में भी। ठीक है, गेट के लिए जो प्रिपेयर कर रहा है और जो CSI के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। एक बार ट्राई करते हैं और ये मैं तुम्हें समझाती जाऊंगी, क्योंकि ये मैराथन है, तो कोशिश ये रहेगी जितना पॉसिबल होगा तुम्हारा यहाँ से कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो अगर बीच में किसी को भी अगर मोटिवेशन चाहिए, वो भी बता सकता है। बस स्टार्ट करते हैं।
ओके, now what is the ratio of V naught by V max when S is equals to 5 km? वेरी इंपॉर्टेंट, पहली बात तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। V is equals to होता है V नॉट एक सेकंड, V is equals to क्या होता है बेटा, यहाँ पे V max इंटू S km प्लस S, ये इसका फॉर्मूला होता है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तुम्हें टिप्स में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तुमसे पूछा गया है कि रेशियो क्या होगा V नॉट और V max का, इसका और इसका रेशियो क्या होने वाला है, तो सिंपली पैसे पहले उस वाले फॉर्मूले में लेके आ जाओ। तो V नॉट अपॉन अगर V मिक्स कर दोगे तो क्या रह जाएगा, S रह जाएगा वहां पे बेटा, और नीचे क्या रह जाएगा, Km प्लस S जो है नीचे रह जाएगा। सिंपल। गुड मॉर्निंग गुरजीत, गुड मॉर्निंग। अब क्या होगा, यहाँ पे S की जगह क्या पुट करना है, S की जगह तुम्हें पुट करना है 5 km, 5 km जो है S की जगह पुट करना है। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, 5 km पुट कर दोगे, ये तुम्हारा km हो जाएगा, और इस S की जगह भी क्या पुट करोगे, 5 km यहाँ पे पुट कर दोगे। दैट मीन्स 5 km और km प्लस 5 km कितना होता है, 6 km हो जाएगा। तो 6 km यहाँ से आ जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/6 विल बी योर राइट वन। तो जो आंसर हो जाएगा C विल बी योर राइट वन। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपली तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला तुम्हारे टिप्स पे होना चाहिए अगर एंजाइम की बात कर रहे हैं, और उसके बाद में अगर कुछ भी बोला जाता है तुम्हें यहाँ से निकालने को आना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर राइट वन। वेरी गुड गुरजीत, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं समझाती जा रही हूँ और तुम लोग भी समझते जाना, और कोशिश ये है कि जितना पॉसिबल हो सके उतना हम कवर कर लें आज। गुड आफ्टरनून सोनाक्षी। देखो, in an enzyme catalyzed reaction when the substrate will convert into the product the following data were recorded। तो इसमें सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, इतना है बेटा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन में है। यहाँ पर रिएक्शन वेलोसिटी दे रखी है, और रिएक्शन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल एन मोल्स इनटू द लीटर अपॉन मिनट। तो ये जो होता है तुम्हारा रिएक्शन वेलोसिटी का फॉर्म, ये होता है, यूनिट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। अब हमें देखना था बेस्ड ऑन द अबव डेटा Vmax क्या होने वाला है और तुम्हारे Km क्या होने वाला है। ऑब्वियसली फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है V नॉट इक्वल्स टू Vmax इंटू S Km प्लस S। अगर तुम क्या करो, इसकी फॉर्मूला, अगर इसकी वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे S हो चुकी है, ये तुम्हारा V हो चुका है, और तुम Vmax की कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, अगर Km उसके हिसाब से इन दोनों में आ जाता है, अगर Km उसके हिसाब से आ जाता है तो आंसर तुम्हारा निकल के आ जाएगा। सिंपल। क्यों, क्योंकि अगर ऑप्शन पे नहीं जाओगे तो तुम्हें आंसर नहीं निकल पाओगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे S की वैल्यू दे रखी है और V की वैल्यू दे रखी है, खाली S और V की वैल्यू से तुम्हारा आंसर सॉल्व नहीं होगा। इसलिए Vmax की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, या फिर Km की वैल्यू पुट कर लो तो Vmax की वैल्यू आ जाएगी। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा जो आपस में जो आंसर है वहां पे रिलेट करता है। नॉर्मली कभी भी ऐसा होता है तो CSIR में क्या होता है, जो पहला ऑप्शन होता है नॉर्मली उसी से तुम्हारा आंसर निकल के आ जाता है, तुम्हें पूरा का पूरा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो जो पहला ऑप्शन होगा उसी से तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं कि आंसर क्या आने वाला है। देखो, अगर मैंने V इक्वल्स टू Vmax इंटू S Km प्लस S, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, इंपॉर्टेंट है। अब क्या मैं करूंगी, पहली वाली वैल्यू को ले रही हूँ, पहली वाली वैल्यू को ले रही हूँ, जहाँ पे तुम्हारा V जो है बेटा 15 है, तुम्हारा S क्या है 6.25 10 - 6 है, और जो Vmax है बेटा 75 नैन मोल वाला जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसको यहाँ पे ले रही हूँ। और मैं क्या निकालूंगी, Km की वैल्यू क्या आती है, क्या ये वाली Km की वैल्यू आती है या फिर ये वाली आती है। अगर इन दोनों में से कोई आती है तो तुम्हारा आंसर ही वहीं पे सही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो तुमने क्या करा यहाँ पे, तुमने क्या करा, उल्टा चीजें करी। तुमने क्या करा, एक पर्टिकुलर Km की वैल्यू को ले लिया और Vmax की वैल्यू को ले लिया। या फिर तो तुम ये कर सकते हो, या फिर तुम ये कर सकते हो कि तुम V निकाल के देख लो, खाली V निकाल के देख लो कि कौन सी वैल्यू यहाँ पे फिट हो रही है। तो तुम क्या कर सकते हो कि पहले Vmax की वैल्यू तुमने ये पुट कर दी, Km की वैल्यू ये पुट कर ली, ठीक है, और तुमने क्या करा, S की वैल्यू ये वाली पुट कर दी। अब तुम देखोगे आंसर ये वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये वाला आंसर आएगा तो P एंड R जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा, और नॉर्मली ये पहले ऑप्शन से बिल्कुल सही आ जाते हैं, ध्यान में रखना है इस चीज को। तो क्या करोगे, Vmax की वैल्यू कितनी बेटा 75 जो थी, Vmax की वैल्यू थी, वेरी इंपॉर्टेंट। S की वैल्यू कितनी थी 6.25 10 - 6 जो थी तुम्हारी S की वैल्यू थी। अपॉन करोगे, Km की वैल्यू जो ली है मैंने, थर्ड वाली ली है, C वाली जो ली है वो है कितनी 2.5 10 - 5 ये हो गई है, और S की वैल्यू कितनी थी 6.25 10 - 6, ये तुम्हारी कौन सी वैल्यू, S की वैल्यू हो चुकी है। अब क्या करोगे, जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे 75 और 6.25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 46.8 75 10 - 6 जो होगा इसका आंसर आ जाएगा। अब अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसे निकालना होता है कि तुम्हारे पास -5 है और -6 है, तुम कैसे इस क्वेश्चन को करोगे, तुम्हें क्या करना है, एक वैल्यू को तुम्हें कॉमन ले लेना है। मतलब अगर मैं 10 - 5 को कॉमन ले लेती हूँ तो 2.5 तो वैसा का वैसा ही रहेगा,
यहाँ पे कितना होगा 6.25 होगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये -6 है बेटा, और -6 में से -5 तूने बाहर निकाल लिया है, तो कितना बन जाएगा, -1 जो है यहाँ पे बच जाएगा। ये बच गया है तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो अगर मेरा 6.25 10⁻1 हो गया है, -1 का मतलब होता है ये डिवाइड में जाएगा, तो मतलब 6.25 अपॉन 10 हो जाएगा। अगर मैं 10 से इसको डिवाइड करूंगी तो कितना होगा, 0.625 जो होगा आंसर आ जाएगा, 0.625 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, पूरा पूरा फिर से लिख दो, 75 10⁻6 10⁻5 2.5 ए प्लस 6.25 की जगह कितना लिखोगे, 0.625 यहाँ पे लिखोगे। अब तुम्हें पता है यहाँ पे -5 है बेटा, और यहाँ पे -6 है, जब तुम दोनों को काटोगे तो ऊपर कितना रह जाएगा, -1 रह जाएगा, -1 रह जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, 2.5 और 0.625 को मल्टीप्लाई प्लस कर देना है बेटा। ठीक है, आप जैसे इसको प्लस करोगे आपको क्या करना है, इंटू 10 भी नीचे लिख देना, इंटू 10 नीचे लिख देना, और आंसर तुम्हारा 15 यहाँ से आ जाएगा। तो इसके बेसिस पे हमें पता चल जाएगा कि आंसर कौन सा होने वाला है, पी एंड आर विल बी योर राइट वन। तो तुम्हारा आंसर जो हो जाएगा डी विल बी योर राइट वन। ओके, समझ में आया? तो एक और बार मैं इसको समझा देती हूँ, तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा यहाँ से। देखो, अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो तुम्हें क्या करना है, पहले वाले ऑप्शन सब कुछ सॉल्व हो जाता है। तो क्या है मेरे पास, सब्सिडी कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें पता है, पहली सब्सिडी कॉन्सेंट्रेशन ये दे रखी है, वीमेक्स पहला ये हो जाएगा, क्योंकि सेकंड वीमेक्स को तुम नहीं लोगे, थर्ड वाला जो तुम्हारा केम है उसकी वैल्यू ले ली। अब तुम्हें देखना है ये मैच कर रही है, इस पर्टिकुलर से मैच नहीं कर रही है। अगर वो मैच कर जाती है, अगर वो मैच कर जाती है तो मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, पी एंड आर विल बी योर राइट वन। अगर यहाँ से मैच नहीं करती तो तुम क्या करते, ये सबसेट की वैल्यू लेते, क्यू वाला वी मैक्स लेते और एस वाला वी लेते, और इसके बाद में जब तुम इन दोनों के निकालते तब तुम चेक करते कि अच्छा इससे आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इससे आती तो आंसर तुम्हारा क्यू और एस जो होता आंसर हो जाता। नॉर्मली पहले वाले ऑप्शन से आंसर हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा पी एन आर। ओके, आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ये गेट में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और सीएसआई में भी सिंपल क्वेश्चन जो पार्ट बी वाला पार्ट है बेटा, वहां पे ये पूछे जाते हैं। Which of the following equation represent the reciprocal of Michaelis-Menten equation? पहली बात तो पता होना चाहिए, जब Michaelis-Menten equation की बात करते हैं तो क्या होती है, V is equals to V max into S, Km plus S जो होती है तुम्हारी Michaelis-Menten equation होती है। उसका उल्टा क्या होता है बेटा, लाइन वीवर बक प्लॉट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल ऑफ Michaelis-Menten equation। तो अगर तुम डी वाला देखोगे, ये तो बिल्कुल तुम्हारा Michaelis-Menten equation है, ये तो तुम्हारा रेसिप्रोकल नहीं है, तो ये वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर तुम बी वाला ऑप्शन देखोगे, माइनस तो यहाँ पे आता ही नहीं बेटा, बिल्कुल गलत होगा, कोई भी इसका आंसर सही नहीं होने वाला है। अब देखो, v इक्वल्स टू के कैट के एम ई टी एन एस, ये वाला पार्ट भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट वन, क्योंकि तुम्हें उल्टा करना था, तो v की जगह 1/v आ जाएगा, जहाँ पे v मैक्स s ऊपर आता था वो नीचे आ जाएगा, और के एम प्लस ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ए विल बी राइट वन। यस गुरजीत मुस्कान, वेरी गुड। आंसर क्या होगा, ए विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, an enzyme catalyzed reaction was measured in the presence and the absence of an inhibitor for an uncompetitive inhibition। तो एक बार मैं बता देती हूँ सब चीजें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, जब हम कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं, तो उसका जो ग्राफ बनता है ऐसा वाला ग्राफ बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा वाला ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे जो वीमेक्स है बेटा वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वीमेक्स कांस्टेंट रहता है, और जो केएम है बेटा वो इंक्रीज हो जाता है, केएम क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिशन का जब भी ग्राफ बनेगा, याद रखना है वीमेक्स जो होगा कांस्टेंट होगा, तो ये ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव का ये कंडीशन होता है। जब हम नॉन कॉम्पिटिटिव की बात करते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है बेटा, तुम्हारा जो केएम है बेटा, जो केएम है बेटा वो कांस्टेंट रहता है। अगर मैं नॉन कॉम्पिटिटिव की बात कर रही हूँ, और तुम्हारा जो वी मैक्स होता है बेटा वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये किस में होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव में होता है, जो वी मैक्स होगा बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा, और केएम जो होगा बेटा वो कांस्टेंट रहने वाला है, याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट कंडीशन देखो अनकॉम्पिटिटिव की, अनकॉम्पिटिटिव में क्या होता है, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, ये वाली कंडीशन देखने को मिलती है, जहाँ पे केएम भी तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा और वीमेक्स भी डिक्रीज हो जाएगा, वीमेक्स भी डिक्रीज हो जाता है और केएम भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये कंडीशन जो देखने को मिलती है तुम्हारे अनकॉम्पिटिटिव में देखने को मिलती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। तो दोनों जहाँ पे अफेक्ट होते हैं वो कौन सा होता है, अनकॉम्पिटिटिव होता है। तो ओनली केएम इज इंक्रीज,
ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। ओनली KM नहीं होगा बेटा, दोनों के दोनों अफेक्ट होते हैं, दोनों के दोनों अफेक्ट होते हैं। यहाँ पे एक खाली अफेक्ट नहीं होगा। तुम्हारा KM भी कम होता है, KM भी कम होता है। ये तुम्हारा KM है जो इनिबिटर के प्रेजेंस में होगा, और ये वाला तुम्हारा Vmax है जो इनिबिटर के प्रेजेंस में होगा। तो Vmax भी डिक्रीज होता है और KM भी डिक्रीज होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ओनली वाला ये भी गलत हो जाएगा। बोथ KM एंड Vmax आर नॉट अफेक्टेड, बिल्कुल गलत। तो बोथ KM एंड द Vmax आर डिक्रीज्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर राइट वन। आया सबको समझ में? कोई भी प्रॉब्लम यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लोगे। तो देखो ये था तुम्हारा इनिबिटर जब नहीं था, इनिबिटर जब नहीं था, लेकिन ये कब है? जब इनिबिटर तुम्हारा प्रेजेंट था। उस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है? दोनों के दोनों यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, तो आंसर जो होगा बी विल बी योर राइट वन। ये ग्राफ भी याद रखने हैं, कौन सा इनिबिटर की प्रेजेंस में है। ऊपर वाला जो है बेटा ये इनिबिटर की प्रेजेंट में है, और ये क्या है? इनिबिटर की एब्सेंस में है। यहाँ पे भी अगर देखोगे ये वाला इनिबिटर की एब्सेंट में है, और ये वाला क्या है? इनिबिटर की प्रेजेंट में है। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके मुस्कान, देखो, in a chemical reaction which is catalyzed by the enzyme following the Michaelis-Menten equation, what will be the concentration of the substrate? अब देखो ये वाले क्वेश्चन बहुत प्रिविलेंट हैं, चाहे तुम गेट की बात करते हो चाहे CSIR की बात करते हो। और तुम्हें पता है कभी भी ऐसा नहीं होता है कि CSIR में एंजाइम के क्वेश्चन ना आए हो। तुम कोई सभी पेपर उठा के देख लो, बिना एंजाइम के कोई क्वेश्चन पेपर जाता ही नहीं है। एंजाइम के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, वो तुम कहीं भी उसको हटा नहीं सकते हो। ठीक है ना। इसमें क्या पूछा है? व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। तुमसे सबस्ट्रेट पूछा है कि वो क्या होगा जब तुम्हारा व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, जब बोला गया है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज 90% ऑफ Vmax। ये है बेटा 90% ऑफ Vmax है तुम्हारा वेलोसिटी। अब तुमसे पूछा है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होने वाली है। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत प्रिविलेंट, एक तो लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है और वेलोसिटी को 90% ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी बोला गया है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये है, मैंने पूरा का पूरा लिख दिया है कि तुम लोगों को अगर प्रॉब्लम हो तो बाद में स्क्रीनशॉट लेके एक बार कर लेना। तो मैं तुम्हें समझा देती हूँ क्या होता है। क्या होगा अगर V बोला गया है, Vmax का 90% बोला गया है बेटा, तो 90 का मतलब हो गया Vmax अपॉन 100 हो जाएगा। ऑब्वियसली परसेंट है तो उसको कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? 9/10 जो होगा बेटा, ये तुम्हारा वैल्यू किसकी आ जाएगी? V की वैल्यू इतनी होने वाली है। 9/10 Vmax जो है V की वैल्यू होने वाली है। आया समझ में? आप फॉर्मूले में पुट करके देख लेते हैं एक बार। V इक्वल्स टू होता है Vmax इंटू S Km प्लस S। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। और S तुम्हें पता करना था क्या S होने वाला है। अब V की वैल्यू को क्या लिख सकती हूँ मैं? 9/10 Vmax लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि आंसर तो वही दे रखा है। तो 9/10 Vmax मैं यहाँ पे लिख दूंगी इक्वल्स टू Vmax। तुम भी निकालते रहो साथ साथ, थोड़ा बहुत निकालते रहो, देखना फिर आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इंटू S Km प्लस S, ये तुम्हारा हो चुका है, ये हो चुका है। अब तुम्हें पता है Vmax से Vmax कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो भी कट जाएगा, दोनों डिवाइड में आ जाएंगे, कट जाएगा। Vmax Km प्लस S ये बचा है बेटा, ये वाला ऑप्शन बचा है। अब क्या करूंगी मैं? इसको यहाँ पे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, सबको पता है ना, मैथ्स में होता है। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू Km प्लस S हो जाएगा बेटा यहाँ पे, और 10S यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। मिल गया। अब क्या होगा जब तुम इसको ओपन करोगे तो कितना होगा? 9 Km हो जाएगा प्लस 9S हो जाएगा, और 10 सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई है? अब क्या होगा? 9S यहाँ पे प्लस में था, अगर उस साइड लेके जाओगे तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा? 9 Km इक्वल्स टू 10 सबस्ट्रेट माइनस 9 सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई है। तो 9 Km कितना आ जाएगा? 9 Km आ जाएगा 1 सबस्ट्रेट इक्वल्स टू कितना होगा? 9 Km जो होगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं आया? सबको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम किसी को? ये पूरा का पूरा तुम्हारा पता होना चाहिए कैसे क्वेश्चन को निकालना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी राइट वन। किसी को कोई प्रॉब्लम दोबारा समझाऊं इसको या फिर हो जाएगा? तो बस याद रखना है ये जो चीजें हैं ना कि V इक्वल्स टू 90% ऑफ Vmax, ये लिखना आना चाहिए तुम्हें। तुमसे पूछा क्या है वो एक बार लिख लेना, उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और 90% मतलब होता है 90/100। ठीक है, तभी मैंने इसको यहाँ से 9/10 किया था। ओके, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो, और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारा गेट का क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे तुम्हारे CSI के पार्ट बी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वैसे क्वेश्चन आते हैं तो छोड़ने नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसको। नाउ
गिवन एन एंजाइम विद Km, तुम्हें बोला गया है जो Km है बेटा वो कितना है 0.9 मिली मोलर, क्या है Km दे रखा है। एट व्हाट सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन विद द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रीच 1/3 ऑफ द Vmax। अब तुमसे पूछा गया है कौन सा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्या पूछा गया है, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है, क्या होगी व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रीच, वी किसके रीच कर रहा है, वी रीच कर रहा है 1/3 ऑफ वी मैक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं है, तुमने लैंग्वेज को समझा कि नहीं समझा। तो Km तुम्हारा 0.9 दे रखा है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पूछी गई है और वेलोसिटी बोला गया है 1/3 ऑफ वी मैक्स, और वी मैक्स कितना दे रखा है 300 मिली मोल पर सेकेंड दे रखा है। इजी हो गया कि नहीं हो गया, ऑब्वियसली। तो एक बार हम देख लेते हैं इस आंसर को कैसे निकालना है। 1/3 वी मैक्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, वी नॉट विल बी और 1/3 वी मैक्स। तो मैं करके दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पे तुम्हारे लिए ये मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि कभी समझ में नहीं आए तो बाद में तुम इसको सॉल्व कर पाओ। चलो मैं करके दिखाती हूँ पहले। v इक्वल टू होता है v max इंटू एस km प्लस एस, ये होता है बेटा। अब v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v की वैल्यू दे रखी है 1/3 v max, ये वैल्यू दे रखी है। और v max इंटू एस, km की वैल्यू कितनी है 0.9 जो है बेटा km की वैल्यू है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया सब कुछ। अब तुम्हें पता है Vmax की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 मिली मोल पर सेकेंड दे रखी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 300/3 Vmax, ठीक है, इंटू Vmax इंटू एस Km प्लस एस। तुम्हें भी पता है कि ये जो Vmax है बेटा Vmax से कट जाएगा, सिंपल सी बात है, दोनों डिवाइड में आएंगे दोनों कट जाएंगे। इसको अगर मैं काटूंगी तो कितनी बार कटेगा, 100 बार कट जाएगा। 300 को जब तुम 3 से डिवाइड करते हो तो 100 टाइम्स कट जाता है, सिंपल, कोई भी प्रॉब्लम। अब क्या होगा, ये हो चुका है 100 इक्वल्स टू एस Km प्लस एस, सिंपल इक्वेशन बन गई पिछली वाली जैसी, मतलब क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो क्या होगा 100 Km प्लस 100 एस हो जाएगा, ऑब्वियसली रेसिप्रोकल मल्टीप्लीकेशन करोगे तो दोनों से इक्वली मल्टीप्लाई हो जाएगा। और कितना है यहाँ पे, खाली एस है बेटा, यहाँ पे खाली एस है। अब क्या होता है, खाली एस है तुम्हारा, तुम्हें पता है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 100 इंटू 0.9, अच्छा पॉइंट, आई एम सो सॉरी, 0.9 हो गया Km का। एक सेकंड में यहाँ पे लिख देती हूँ वरना फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, एक सेकंड। हाँ वो मैं 0.9 लिखना, अभी रुक जाओ एक सेकंड। हाँ सो सॉरी, हाँ वरना तुम कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। देखो, हाँ, अब क्या होगा 100 इंटू क्या होगा, केम की वैल्यू कितनी 0.9 थी बेटा, 0.9 इंटू एस हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा, खाली एस रह जाएगा। तो ये 100 इंटू 0.9 करोगे कितना होगा 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 90 के साथ साथ यहाँ पे 100 एस हो जाएगा, 100 एस हो जाएगा। और यहाँ पे तुम्हारा कितना था यहाँ पे तुम्हारा 300 था, 300 वीमेक्स की वैल्यू थी, तो 300 तुम यहाँ लिख दोगे, 300 तुम यहाँ लिख दोगे, तो 90 इसका टू कितना हो जाएगा 200 एस हो जाएगा, और एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारी 90/200 आ जाएगी, जो 0.545 तुम्हारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं आया, हाँ 0.45 विल बी योर राइट वन, तो 0.45 विल बी योर राइट वन। सिंपली याद रखना है Km की वैल्यू कितनी दे रखी है, Vmax की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें 300 दे रखी थी, तो तुम 300 को पुट करके यहाँ पे ऑलरेडी 100 लिख सकते थे, ठीक है 100 लिख सकते थे यहाँ पे। तो 100 को डायरेक्टली तुम क्या करते 100 इंटू करके तुम्हारा s इंटू 300, क्योंकि तुम्हारा 300 ऑलरेडी Vmax की वैल्यू दे रखी है, 0.9 इंटू एस करते प्लस एस करते, तो इसी से तुम्हारा आंसर जो था निकल के आ जाता, और इसके बाद में तुम्हारा आंसर हो जाता 0.45। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, चाहे गेट की बात करते हो चाहे तुम CSI की बात करते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को मिस नहीं करना है, सिंपली वैल्यू में ये पुट करके देख लो, आंसर यहाँ से निकल के आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम, आंसर क्या होगा डी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने तुम्हें कल कराया था और तुम्हें पता होना चाहिए, और इसको मैंने बताया था तुम्हें कि बाइंडिंग एनर्जी बोला जाता है इसको। इसको क्या बोला जाता है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है सिंपली ऐसे दे दिया जाएगा या फिर तुमसे पूछा जाएगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। तो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बाय यूजिंग अ वीक इंटरेक्शन, तो वो तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया जाता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। देखो, एंजाइम हेल्प टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन बाय, तुम्हें पता है अगर एंजाइम यूज नहीं होता है तो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी इतना होता है बेटा, इतना एक्टिवेशन तुम्हारा एनर्जी होता है। सबस्ट्रेट ये हो गया, प्रोडक्ट ये हो गया है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना यूज हुआ है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी यूज हुआ है। लेकिन जब तुम एंजाइम को यूज करते हो तो तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी कितना होता है बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ इतना यूज होता है, इतना एक्टिवेशन एनर्जी यूज होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि जो एंजाइम और सबस्ट्रेट में एक वीक इंटरेक्शन जो बनता है, एक नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन का जो फॉर्मेशन होता है, दीज आर द वीक इंटरेक्शन। तो ये जब बनते हैं बेटा, एनर्जी जो रिलीज होती है वो हेल्पफुल होती है किसकी, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए, और इसी को बोला जाता है बाइंडिंग एनर्जी। वेरी इंपॉर्टेंट।
तो एंजाइम हेल्प टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय ऑफ रिएक्शन बाय कोवेलेंट इंटरेक्शन। कभी भी कोवेलेंट इंटरेक्शन नॉर्मली तुम्हारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर कोवेलेंट इंटरेक्शन बन जाएगा बेटा तो वो तो वहां से रिलीज ही नहीं हो पाएगा। अगर रिलीज नहीं हो पाएगा तो प्रोडक्ट बन पाएगा? पॉसिबल है? नहीं बन पाएगा। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नाउ बाइंडिंग ओनली विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी वहीं कम होगा जहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की बात करी जाएगी, बिल्कुल गलत है। चेंजिंग रिएक्शन इक्विलिब्रिया, कल मैंने बताया था तुम्हें, ना तो एंट्रोपी चेंज होता है, ना गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होता है, ना इक्विलिब्रियम चेंज होता है। एंजाइम की वजह से ये चीजें बिल्कुल भी चेंज नहीं होती है, बस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, टर्नओवर नंबर इंक्रीज होगा, और इसका कोई भी वहां पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मिंग अ वीक इंटरेक्शन विद द सबस्ट्रेट, यस, ये जो होती है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबल होती है एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने के लिए। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी राइट वन। यस गुरजीत, मुस्कान, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर मैं ग्राफ्स की बात करती हूँ तो तुम्हारे ग्राफ सारे के सारे इंपॉर्टेंट। पहले तो कॉम्पिटिटिव हो गया है, अनकॉम्पिटिटिव हो गया है, नॉन कॉम्पिटिटिव हो गया है, मिक्स्ड कौन सा होता है, प्योर कौन सा होता है, ये चारों की चारों चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारे टिप्स भी होंगी तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी। एक और ग्राफ आता है जिसे बोला जाता है प्लॉट ऑफ V by S वर्सेस V इज जनरेटेड फॉर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। याद रखना इस ग्राफ को। तो ये जो ग्राफ होता है तुम्हारा बिल्कुल स्ट्रेट बनता है बेटा, स्ट्रेट लाइन इज ऑप्टेड। तो जब हम कभी भी V अपॉन S और V वर्सेस के एक तुम्हारा ग्राफ का फॉर्मेशन करते हैं एक एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन में, तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन की जाती है। इंडिकेट द फॉर्मेशन दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लॉट। ये पर्टिकुलर जो ग्राफ होता है, जो इस पर्टिकुलर इन दोनों के बीच में जो बनता है, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, उससे हम क्या ऑब्टेन कर सकते हैं, उससे हम वीमेक्स का पता कर सकते हैं कि वीमेक्स कहाँ पे होगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। हम पता कर सकते हैं केएम क्या होगा, केएम कितना होने वाला है, कम होने वाला है, कम होने वाला है, ज्यादा होने वाला है, उसका वीमेक्स कितना होगा। उसके साथ साथ हम टर्न ओवर नंबर पता कर सकते हैं कि कितने पर्टिकुलर टाइम में कितना सबस्ट्रेट जो है बेटा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम टर्न ओवर नंबर भी इंक्रीज पता कर सकते हैं, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितना किसी एंजाइम का कितना टर्न ओवर नंबर है, तो हम इस ग्राफ के थ्रू पता कर सकते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा सी विल बी राइट वन। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो तुम्हारे क्वेश्चन के थ्रू दी जाती है। Yes, Gurjeet, very good. हाँ, very nice. Next question. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये जो चीजें हैं जब मैं तुम्हें एंजाइम पढ़ाऊंगी तो तब तुम्हें समझ में आएगा कि क्वेश्चन में कैसे पूछा जाता है, तुम्हें कैसे करना है। दिसंबर 2017 में 2 क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं बेटा जो तुम्हारे बेसिकली उस बिल्कुल बेसिक जो मैंने कल समझाया था वहां से रिलेट करते थे। तो जब मैं तुम्हें उस पर्टिकुलर बेसिक के क्वेश्चन कराऊंगी एंजाइम के, तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ यहाँ से कुछ चीजें रिलेट करती हैं और हमें कैसे उस चीज को प्रिपेयर करना है। ओके, चलो देखते हैं। यस मुस्कान, वेरी गुड। Michaelis Menten enzyme kinetics for a simple reaction involving an enzyme and the substrate is given by the scheme। तो बोला गया है जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं, ऑब्वियसली वहां पे Km काम करता है। Km इज तुम्हारा एक ऐसी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पे Vmax जो होता है हाफ होता है, उसको Km बोला जाता है। उसके बाद में ES कॉम्प्लेक्स बना लेगा, अपना नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन बना लेगा। उसके बाद आता है Kcat विच इज अ टर्नओवर नंबर जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कन्वर्टिंग अ सबस्ट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। तुम्हारा एंजाइम अलग निकल जाएगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द Km एंड द Kcat एंड द रिलेशनशिप इज प्रोवाइडेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कभी भी Km की बात करी जाएगी तो एक सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होती है जहाँ पे Vmax तुम्हारा हाफ होता है, Vmax हाफ होता है, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि कैसे तुम्हारा जो एस है बेटा और एंजाइम के साथ में कन्वर्ट हो रहा है, तो कैसे रिवर्सिबल चीजें हो सकती हैं। तो Km हमेशा किसको करेगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट को करेगा, कभी भी तुम्हारे एसोसिएशन कांस्टेंट को नहीं करता है, याद रखना है। तो Km रिप्रेजेंट द एसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ES कॉम्प्लेक्स, नहीं बेटा, वो रिप्रेजेंट करता है डिसोसिएशन कांस्टेंट को ऑफ ES कॉम्प्लेक्स। तो Q बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद देखते हैं Kcat is a rate constant for the chemical conversion of ES complex to substrate bound enzyme and product। तो Kcat by Km की अगर मैं बात करती हूँ, देखो याद रखना, चलो मैं इसमें समझा देती हूँ। Kcat by Km क्या होता है बेटा, कैटालिटिक एफिशिएंसी को शो करता है। कैटालिटिक एफिशिएंसी को शो करता है कि उस पर्टिकुलर एंजाइम की एफिशिएंसी कितनी है, उसका टर्नओवर नंबर कितना है। जितना Kcat ज्यादा होगा उतना Kcam कम होगा, उतना कैटालिटिक एफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अगर इसका रेशियो ज्यादा होता है, एंजाइम की जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है बहुत ज्यादा होती है,
अगर एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे Km तुम्हारा कम हो जाता है और Km कम हो जाता है, Kcat ज्यादा होगा, तो ये पर्टिकुलर कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर सेकंड कंडीशन हो जाती है कि Km ज्यादा हो जाता है और Kcat कम हो जाता है, तो तुम्हारी उस एंजाइम की कैटालिटिक एफिशिएंसी कैसी होगी, कम होने वाली है। तो ये डिफरेंस तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। Kcat बाय Km की अगर मैं बात करती हूँ तो कैटालिटिक एफिशिएंसी की बात करी हूँ, और खाली Kcat की बात करी तो टर्न ओवर नंबर होता है, देन हाउ मेनी सब्सट्रेट आर कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट, तो वो तुम्हारा Kcat हो जाएगा। जब हम Kcat बाय Km की बात करेंगे तो कैटालिटिक एफिशिएंसी की बात करेंगे, कितना वो उसकी एफिशिएंसी है फॉर कन्वर्टिंग अ सब्सट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट। ओके, तो K1 क्या होता है, एक रेट कांस्टेंट है दैट प्रेफर टू द प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शन ऑफ द फ्री एंजाइम एंड द फ्री सबस्ट्रेट। तो एक ऐसा तुम्हारा एक पर्टिकुलर तो कैटालिटिक एफिशिएंसी है जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज को बताता है, रिएक्शन को बताता है कि फ्री एंजाइम है, फ्री सबस्ट्रेट है, कितना तुम्हारा टर्नओवर नंबर हो सकता है, कितना तुम्हारे यहाँ पे जो एफिशिएंसी उसकी हो सकती है। तो आंसर जो हो जाएगा बी विल बी राइट वन। याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बेसिक है, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अगर उठा के देखोगे प्रीवियस क्वेश्चन, ये जो पार्ट बी का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होता है उसमें तुम्हारा बहुत इनिशियल ना, उसमें जब पेपर स्टार्ट होता है उसमें ये वाला क्वेश्चन डाल दिया जाता है। नॉर्मली बच्चे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अच्छा इसमें तो इतना कुछ पूछा है, मैं कैसे से वो बता पाऊंगा। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, दो तीन चीजें पता होनी चाहिए कि टर्नओवर नंबर क्या होता है, वीमेक्स की तुम्हारा अगर मैं बात करती हूँ किस किस का फॉर्मूला क्या है, और फॉर्मूले के साथ साथ तुम्हारी उनकी यूनिट्स क्या है, यूनिट्स अगर पता होंगी तो चीजें वहां से सॉल्व हो जाएंगी, अगर यूनिट्स नहीं पता होंगी तो वहां से चीजें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। तो यूनिट्स पहले पता होनी चाहिए, तो पहले हम यूनिट्स को करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, समझते जाना, और अगर कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे बोल सकते हो कि मैम इसको दोबारा समझा दो, मैं कभी भी मना नहीं करूंगी, मैं दोबारा और अच्छे से समझा दूंगी तुम लोगों को, तो तुम बोल सकते हो। देखो, अगर कभी भी वीमेक्स पूछा जाता है तो वीमेक्स क्या होता है, जब हम टर्नओवर नंबर की बात करते हैं, जब हम के कैट की बात करते हैं, जो टर्नओवर नंबर होता है बेटा, उसका फॉर्मूला होता है वीमेक्स अपॉन ईटी, टोटल एंजाइम। टोटल एंजाइम का मतलब होता है जितनी भी एंजाइम तुमने यूज करी है फॉर कन्वर्टिंग अ सब्सट्रेट इनटू अ प्रोडक्ट, तो ईटी तुम्हारा टोटल एंजाइम का पार्ट होता है। अब क्या होता है, के कैट हो गया वीमेक्स अपॉन ईटी। वीमेक्स का तुम्हारा यूनिट क्या होता है, वीमेक्स का यूनिट होता है मोल पर मिनट। मोल पर मिनट जो होता है वीमेक्स का तुम्हारा क्या होने वाला है, तुम्हारा यूनिट होने वाला है, और इसको ध्यान में रखना है। जब हम के कैट की बात करेंगे तो ये इसका यूनिट होने वाला है। एंजाइम टोटल की बात करते हैं तो इसका यूनिट क्या होता है बेटा, मोल जो है बेटा इसका यूनिट होता है, ये भी याद रखना है। अब के कैट का यूनिट क्या होता है, के कैट का यूनिट जो होता है पर मिनट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, अब तुम्हें पता करना है वीमेक्स कितना होगा, ईटी कितना होगा। बेटा अगर मोल की बात करी जाती है तो मोल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या होता है, तुम्हारा मोल होता है। अब चलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। देखो, a 1% weight upon volume solution of a sugar polymer is digested by an enzyme। यहाँ पे एंजाइम की बात करी गई है जिसका गिवन मास कितना है 20 म्यूजी दे रखा है, और मोलिकुलर मास कितना दे रखा है 20 100, ये वाला दे रखा है, ठीक है। तुम्हारा ये गिवन मास हो गया है, ये तुम्हारा मोलिकुलर मास हो गया है। द रेट ऑफ द मोनोमर शुगर, अब बोला गया है कितना, तुम्हारा 400 तुम्हारा मोलर मास है बेटा, was liberated was determined to have a maximal initial velocity, कितना दे रखा है गिवन मास उसका 10 mg formed per minute दे रखा है। the turnover number per minute will be very important। तुमसे पूछा गया है कि केकेट क्या होने वाला है। अब तुम्हें पता है टोटल एंजाइम का कितना दे रखा है, गिवन मास है तुम्हारे पास 20 म्यूजी, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास कितना है 200,000, ये रहा, ठीक है। अब तब जब तुम वीमेक्स का देखोगे तो गिवन मास कितना दे रखा है 400 दे रखा है, और तुम्हें जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, सॉरी मॉलिक्यूलर मास 400 है और गिवन मास कितना है 10 mg फॉर्म्ड पर मिनट दे रखा है। तुम्हें क्या करना है, पहले इनको मोल में कन्वर्ट करना है, और किस में लेके आना है, म्यू जी को ग्राम में लेके आना है, क्योंकि म्यू जी में तुम्हारा क्या निकलेगा, वेट नहीं निकलने वाला है। तो पहले म्यू जी को कन्वर्ट करो खाली जी में, और फिर गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास करो, तो मोल पर मिनट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। और वैसे तुम्हें ईटी के लिए करना है, वहां पे भी सेम चेंज करनी है, और फिर डिवाइड कर देना, कुछ भी इसमें नहीं है, एक बार समझोगे तो तुम्हें आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ, अगर तुम वीमेक्स देखते हो तो बेटा 10 mg तुम्हें दे रखा है गिवन मास। अब इस mg को कन्वर्ट करना होगा, देखो mg जो होता है वो उसको 10-3 ग्राम के इक्वल होता है। अगर म्यू जी की बात करती हूँ 10-6 ग्राम के इक्वल होता है। ये दोनों सिंपल चीजें याद रखनी है, आई थिंक सबको पता होंगी।
तो मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया है, ये तुम्हारा गिवन मास हो गया है। अब तुम्हें पता है कि जब मुझे मोल पर मिनट में निकालना होगा तो गिवन मास कितना है, ये जो मैंने अभी निकाला है 10⁻³ अपन मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा था 400 तुम्हें दे रखा था। जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 400 नीचे आ चुका है। अब ये -3 है बेटा, -3 का मतलब है नीचे आने वाला है वो, तो कितना तुम सिंपली ऐसे सॉल्व करो, 400 इंटू 10⁻³ ये आ गया है, एक जीरो से एक जीरो गया है और आंसर कितना आ जाएगा 2.5 × 5 मोल पर मिनट जो होगा तुम्हारा वीमेक्स का आंसर आ जाएगा। आ गया तुम्हारा वीमेक्स, सिंपल था, इजी निकालना था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। अब देखो सेम चीजें तुम्हें किसके लिए करनी है, सेम चीजें करनी है तुम्हारे ईटी के लिए। तुम्हें पता है ईटी का तुम्हारा गिवन मास दे रखा है 20 म्यूजी, म्यूजी को कन्वर्ट करोगे खाली ग्राम में तो 10⁻6 ग्राम हो जाएगा, ये हो चुका है। मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा था, ये तुम्हारा मॉलिक्यूलर वेट था, ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया है। सिंपली कर देना है, मोल में वैल्यू निकालनी थी, गिवन मास कितना है 10⁻6, ये तुम्हारा गिवन मास है और मॉलिक्यूलर मास ये वाला है, मॉलिक्यूलर मास ये वाला है। सिंपली क्या करना है 20 अपॉन 200, ये 1000 हो जाएगा, 10⁻6 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया तो से ये गया, तो 1 2 3 4 ये हो गई बेटा, माइनस माइनस कितना आ जाएगा 10⁻10 जो होगा तुम्हारा मोल जो होगा ईटी आ जाएगा, ईटी आ गया है तुम्हारा, वीमेक्स आ चुका है। अब क्या करना था, तो मैं सिंपली के कैट निकालना था, के कैट कितना हो जाएगा, के कैट हो जाएगा वीमेक्स अपॉन ईटी, ये हो जाएगा। वीमेक्स की वैल्यू कितनी आई 2.5 10⁻5 जो है वीमेक्स की वैल्यू आई है, ईटी की वैल्यू कितनी है 10⁻10 आई है, सिंपल हो गया। अब क्या होगा -10 वाले को इधर ले जाओ, इसको ले जाओ इधर, क्योंकि तुम्हें माइनस को सॉल्व करना नहीं आता है तो 2.5 10/10 ये हो जाएगा बेटा और नीचे आ जाएगा 5, इससे जब तुम काटोगे कितना रह जाएगा 5 रह जाएगा, आंसर तुम्हारा यही आ जाएगा, आंसर तुम्हारा ऐसे आ जाएगा। आई नो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है नई चीजें सीखना नहीं चाहते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से बेटर कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर तुमने इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करी ना तो तुम्हारे मार्क्स जो है काफी बढ़ जाएंगे। जो बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, तुक्के लगा के आ जाते हैं तुम्हारे थ्योरेटिकल वाले पार्ट में कि नहीं नहीं ये वाला सही हो सकता है, मैंने ये वाला पढ़ा था, तो वहां से ये बच जाएगा। क्योंकि तुम अगर क्वेश्चन का आंसर कभी निकालते हो न्यूमेरिकल वाले का और जल्दी जल्दी तुम्हारी स्पीड है तो आई थिंक बहुत हेल्प मिलती है, और उस आंसर में बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो नेगेटिव जाएगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास जो है आंसर आ ही जाता है। अगर वो आंसर आसपास आता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि वहां से नेगेटिव तो नहीं आएगा, तुम्हारा नेगेटिव नहीं आएगा। तो इसीलिए अगर तुम 1 मिनट देके अगर तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो नेगेटिव यहाँ पे नहीं बनेगा और तुम्हारा ज्यादा चांसेस है कि तुम्हारा जो लिस्ट में नाम आ जाए। क्योंकि जो बच्चे तुक्के लास्ट में लगा के आते हैं ना तो वो 90 to 100 के बीच में खेल रहे होते हैं, इस वैल्यू में खेलेंगे पक्का से पक्का। क्योंकि वो क्या कोशिश करते हैं, जो पार्ट बी होता है बेटा सारा तुम्हारा बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, अगर तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं है तो पार्ट बी प्रॉपर्ली नहीं कर पाओगे और वहां पे लगा के आओगे तुक्के, और तुक्के अगर लगा के आते हो तो तुमने पार्ट सी में अचीव करा था बेटा वो वहां का सारा पानी धुल जाता है और तुम 90 to 100 के बीच में लाई करते हो, फिर तुम्हारा ना रैंक इधर का रहता है ना उधर का रहता है। इसीलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना वहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मैं एक बार और समझा देती हूँ, ध्यान में रखना है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, इजीली कैसे सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करना है। एंजाइम का तुम्हें सिंपली ये दे रखा है, ये दे रखा है, तुम्हें क्या करना है इस म्यू जी को कन्वर्ट करो -6 में, अपॉन में कर दो कितना 200,000। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा आंसर सीधा का सीधा निकल के आ जाएगा कि ये तुम्हारा क्या हो जाएगा ईटी आ चुका है। सिंपली मैंने कुछ एक्स्ट्रा इसमें इन्फॉर्मेशन करी नहीं करा ना, वही डिवाइड कर दिया सिंपल। यहाँ पे क्या करा तुमने, इस बीमेक्स को लो उठा के 10 mg दे रखा था, 10⁻3 करो बेटा, अपॉन में लिख लो 400, तुम्हारा आंसर 2.5 10⁻5 जो होगा आंसर यहाँ से आ जाएगा, ये आ चुका है। के कैट निकालना था, के कैट क्या होता है, तुम्हें इसको अपॉन में इसको करना था, तो 2.5 10⁻5 अपॉन 10⁻10 कर दो, तो आंसर तुम्हारा क्या आ जाएगा, डी विल बी योर राइट वन, तो डी तुम्हारा यहाँ से सही आ जाएगा। तो तुम्हें क्वेश्चन को तरीका आना चाहिए कि कैसे सॉल्व करना है। मैंने वो जो समझाया तुम्हें सिर्फ इसीलिए समझाया क्योंकि तुम बहुत नए थे, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब तुम एक बार चीज समझ जाओगे तो डायरेक्टली क्वेश्चन से सॉल्व करना है, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। 20 म्यू जी है उसको 10⁻6 में कन्वर्ट करो, अपॉन में ये लिखो, आंसर आ गया एक। तुमने 10 mg था, इसको तुम 10 g में कन्वर्ट करो और अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट लिखो, आंसर आ गया। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर बहुत जल्दी प्रैक्टिस करोगे तो चीजें बहुत सॉल्व हो जाएंगी। ओके, तो आंसर जो होगा डी विल बी राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चों को फिर ज्यादा दिमाग में नहीं जाएगा, तो कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे। देखो, in the
लाइन वीवर बर्ग प्लॉट क्या होता है बेटा, जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का जो तुम्हारा ग्राफ बनता है, जो तुम्हारा फॉर्मूला होता है, अगर उसका रेसिप्रोकल कर दिया जाता है तो लाइन वीवर बर्ग प्लॉट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। जब हम लाइन वीवर की बात करते हैं तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि अगर मुझे किसी भी चीज को इनहिबिशन को पता करना है तो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन से मैं उसको पता नहीं कर पाती थी, मतलब मुझे नहीं पड़ता था कि वो कॉम्पिटिटिव होगा कि नॉन कॉम्पिटिटिव होगा कि अनकॉम्पिटिटिव होगा, वो प्रॉपर्ली वहां पे पता नहीं चल पाता था। इसीलिए क्या करा, तो लाइन वीवर बर्ग प्लॉट बना जो तुम्हारा एक रेसिप्रोकल वैल्यू देता है और वो क्या बताता है मुझे कि यहाँ पे कौन सा इनहिबिशन जो है काम कर रहा है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला पार्ट। नाउ एंजाइम सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर बिलो प्लॉट बी इज फॉर, अब तुमसे पूछा गया है प्लॉट बी के लिए, मतलब इसके लिए पूछा गया है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो मैंने तुम्हें अभी ग्राफ समझाया था, क्या समझाया था बेटा तुम लोगों को कि देखो, अगर तीनों के तीनों फिर से समझा रही हूँ, ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान से रखना, ठीक है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, अगर तुम्हारा वीमेक्स कांस्टेंट रहता है, अगर वीमेक्स कांस्टेंट रहता है, ये कांस्टेंट रहता है और केएम इंक्रीज होता है तो कॉम्पिटिटिव होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हारा केएम कांस्टेंट रहता है, अगर केएम कांस्टेंट रहता है और वीमेक्स डिक्रीज होता है तो क्या होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव। और अगर तुम्हारा दोनों के दोनों केएम भी डिक्रीज हो रहा है और वीमेक्स भी डिक्रीज हो रहा है तो क्या होता है, अनकॉम्पिटिटिव होता है। तो ये तीनों की तीनों चीजें याद रखनी है, क्या होने वाली क्या नहीं होने वाली है। अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो वीमेक्स तो तुम्हारा कांस्टेंट है, वीमेक्स तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। और जहाँ पे वीमेक्स कांस्टेंट रहता है वो कौन सी कंडीशन होती है बेटा, सॉरी कॉम्पिटिटिव की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है, कॉम्पिटिटिव की होती है। अगर ये कॉम्पिटिटिव की होती है तो ये वाला पार्ट गया, क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव तो पॉसिबल नहीं था। उसमें क्या होता है, केएम कांस्टेंट रहता है तो ये गलत हो जाएगा। अनकॉम्पिटिटिव में दोनों चीज चेंज हो जाती है तो ये भी तुम्हारा नहीं होगा। अब क्या है, तुमसे पूछा गया है प्लॉट बी का, तुमसे प्लॉट ए का नहीं पूछा गया है, प्लॉट बी का पूछा गया है। तुम्हें पता है जब हम बात करते हैं तुम्हारे इनिबिशन की तो क्या होता है, चीजें ऐसे जाती हैं, मतलब जो पहला है वो इनिबिटर की एब्सेंस में ये वाला है जो कंट्रोल में लिया था, जहाँ पे इनिबिटर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे तुमने इनिबिटर को पहली वाला चांस दिया है, यहाँ पे इनिबिटर को तुमने सेकंड वाला चांस दिया है, सेकंड वाला चांस दिया है। ऑब्वियसली केएम इंक्रीज हो रहा है, केएम इंक्रीज होता है इधर साइड, इंक्रीज होता है। तो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एट लोअर कॉन्सेंट्रेशन देन इन प्लॉट ए या फिर हायर कॉन्सेंट्रेशन, ऑब्वियसली प्लॉट बी यहाँ पे है तो मतलब इनिबिशन ज्यादा हुआ है तभी वो यहाँ पे है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पे होगा इट प्लॉट बी। तो ये आंसर जो हो जाएगा सी विल बी योर राइट वन, तो सी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यस मुस्कान, वेरी गुड। तो आंसर क्या होगा, सी विल बी योर राइट वन। तो ये चीजें भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा तुम लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, आई थिंक इजी क्वेश्चन है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनिबिशन ऑफ एंजाइम इज द इनिबिशन ऑफ, तो अगर कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करी जाती है तो बेटा याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होता है, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट हो गया बेटा, ये तुम्हारा एंजाइम हो गया, ठीक है। अब ये है तुम्हारा इनिबिटर, तो वो क्या करता है, एंजाइम के साथ में कंपटीशन करता है कि मैं इससे बाइंड करूंगा कि तू इससे बाइंड करेगा, तो आपस में कंपटीशन होता है। और जब भी कंपटीशन होता है बराबर की चीजों में होगा, ऐसा नहीं कि कंपटीशन के लिए तुम एक तो 16 साल के बच्चे को लेके आओ, एक 40 साल के आदमी को लेके आओ, तो वहां पे कंपटीशन पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन जो होता है इक्वल वेट वाला में होता है, इक्वल एज वालों में होता है। कभी भी कंपटीशन ऐसा नहीं होगा कि मेरे पापा ने तो इतना कुछ किया है मैंने कुछ नहीं किया है तो मैं इनके साथ कंपटीशन करना स्टार्ट कर दूं, तो वो चीजें तो पॉसिबल नहीं है। साथ साथ वाले जो लोग होते हैं उनमें कंपटीशन देखने को मिलता है। तो कंपटीशन का याद रखना है, इनिबिटर और जो तुम्हारा एंजाइम होता है आपस में कंपटीशन करते हैं कि कौन सबस्ट्रेट से जाके पहले बाइंड करेगा। इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, अगर तुम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हो, बहुत बार इंक्रीज कर देते हो, तो क्या होता है यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, एंजाइम से कौन बाइंड करने वाला है, उस पर्टिकुलर कंडीशन पे तुम्हारा जो चीजें हैं रिवर्सिबल हो सकती हैं। तो सब एंजाइम से कौन बाइंड, सॉरी एंजाइम से कौन बाइंड करने वाला है, सबस्ट्रेट बाइंड करने वाला है कि इनिबिटर बाइंड करने वाला है, इन दोनों में कॉम्पिटिशन होता है। तो एंजाइम के लिए कंपटीशन होता है, ध्यान में रखना। तो अगर मैं बात करती हूँ कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाइमेलोनेट कहाँ पे यूज होता है बेटा, ये है तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर। ये कहाँ पे यूज होता है, जब हम कॉम्प्लेक्स किसकी बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेकंड की बात करते हैं, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, वहां पे ये देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब तुम्हारा एफईडी जो होता है बेटा, जब एफईडी पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में वहां पे मेलोनेट जो है वहां पे तो इनिबिशन कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज बाय साइनाइड नहीं, ये नहीं होगा, ये तो तुम्हारा नहीं पॉसिबल है। हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कैसा होता है, एलोस्टेरिक इनिबिशन होता है, एलोस्टेरिक इनिबिशन होता है, तो ये भी याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी राइट फॉर
दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन इसमें आ जाती है, तो इसमें भी कोशिश करनी है। यस मुस्कान, गुरजीत, वेरी नाइस। पहले भी तो तुमने सही आंसर किया था। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द एंजाइम इनिबिशन। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि एंजाइम इनिबिशन हो गया, क्योंकि एंजाइम एक अकेला नहीं है, उसका काइनेटिक्स अलग है, उसका बेसिक अलग है, इनिबिशन अलग है, और तुम्हारा के कैट हो गया है, टर्नओवर नंबर हो गया है, बहुत सारी चीजें जो है इंक्लूड होती है एंजाइम में। तो एंजाइम एक ऐसा बड़ा टॉपिक है जिसको एक हफ्ता लगता है अगर समझाने पे अगर आए कोई इंसान तो काफी बड़ा टॉपिक है। तो तुम्हारे इसमें देखो, इसमें सारी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। In the competitive inhibition, Vmax stays same and the Km increases। यही मैंने तुम्हें समझाया था स्टार्टिंग में भी, कि क्या बताया था मैंने कि जो Vmax होता है बेटा वो तो कांस्टेंट रहता है, Vmax तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन Km क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अगर Km इंक्रीज हो जाता है, Vmax कांस्टेंट रहता है, तो हम इसे कॉम्पिटिटिव इनिबिशन बोलते हैं। अगर तुम सब्स्टिट्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो तुम्हारा जो इनिबिशन है बेटा वो रिवर्सिबल भी हो सकता है। तो आंसर क्या होगा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, भी बिल्कुल सही है। इन द प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या डिफरेंस होता है, ये हम देख लेते हैं। जब हम प्योर कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन की बात करते हैं, सबस्ट्रेट एंड द इनिबिटर बाइंड एट डिफरेंट साइट ऑन एंजाइम एंड बाइंडिंग ऑफ द इनिबिटर डज नॉट अफेक्ट द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट। ऑब्वियसली नॉर्मली क्या होता है, ये तुम्हारा सबस्ट्रेट हो गया बेटा, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी एंजाइम हो गया ये वाला, और सबस्ट्रेट हो गया ये वाला। अब क्या होता है, सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में बाइंड कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो एलोस्टेरिकली बाइंड करता है बेटा, एलोस्टेरिकली बाइंड करेगा, पीछे से वार करेगा। तो प्योर नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, सबस्ट्रेट और इनिबिटर जो होते हैं डिफरेंट साइड पे बाइंड करते हैं। सबस्ट्रेट तो तुम्हारा एक्टिव साइड पे बाइंड करेगा, और इनिबिटर जो होता है तुम्हारा एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है, और उसकी बाइंडिंग को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो कंपटीशन नहीं करने वाला है, पीछे से पूरा का पूरा परेशान कर देगा। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इन मिक्स्ड नॉन कॉम्पिटिटिव, जब हम मिक्स्ड की बात करते हैं, प्योर की तो वो वाली बात होगी, मिक्स्ड में क्या होता है, द बाइंडिंग ऑफ द इनिबिटर विद द एंजाइम इन्फ्लुएंसेस द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एंजाइम। तो क्या करता है, जो तुम्हारा मिक्स्ड होता है बेटा, जो तुम्हारा सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, उसको वो तुम्हारा परेशान करने वाला है। वो क्या करता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वहां पे जाके इनिबिटर जो है बाइंड कर जाता है, और बाइंड करने के बाद में उनकी जो बाइंडिंग है बेटा उसको इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। रिवर्सिबल इनिबिटर्स इन्वॉल्व द नॉन कोवलेंट बाइंडिंग विद द एंजाइम। ऑब्वियसली रिवर्सिबल की बात करी जाएगी तो नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन देखने को मिलता है, एक वीक इंटरेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वापस से चीजें रिवर्स भी हो सकती है। लेकिन अगर मैं इरिवर्सिबल इनिबिटर की बात करती हूँ, वहां पे कोवलेंट बॉन्डिंग देखने को मिलती है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट वन। तो डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। यस मुस्कान, वेरी गुड। हाँ, तो आंसर क्या होगा, डी विल बी राइट वन। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ऐसा पूछा जाता है तो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पेनिसिलिन एक्ट एज अ सुसाइड सबस्ट्रेट। तुम्हें पता है पेनिसिलिन जो होता है एक एंटीबायोटिक है। अगर मैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करती हूँ, तो नॉर्मली जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं विच इज हैविंग अ पेप्टिडोग्लाइकन इन द सेल मेम्ब्रेन, द पेनिसिलिन क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, इस पेप्टिडोग्लाइकन को प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होने देता है। व्हाई, बिकॉज द अमीनो एसिड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ पेप्टिडोग्लाइकन, पेनिसिलिन विल इनहिबिट देयर प्रोटीन सिंथेसिस। तो वहां पे प्रॉपर्ली इनहिबिट कर दिया जाता है, तो तुम्हारा पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन वहां पे देखने को नहीं मिलता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं पेनिसिलिन को लेके। लेकिन अगर मैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करती हूँ तो वहां पे ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। व्हाई, बिकॉज दे आर हैविंग अ लिपोपॉलीसैकेराइड, तुम्हारा मेम्ब्रेन अपर लेयर पे। नीचे क्या होगा तुम्हारा होने वाला है, लेकिन अपर लेयर पे क्या होगा, तुम्हारा लिपोपॉलीसैकेराइड होता है, इसलिए वहां पे काम नहीं कर पाएगा। तो अब देखते हैं, पेनिसिलिन एक्ट एज अ सुसाइड सबस्ट्रेट, which one of the following step of catalysis does a suicide inhibitor effect। तो कौन सा जो तुम्हारा कैटालिसिस है वहां पे सुसाइड इनिबिटर इफेक्ट देखने को मिलता है बेटा, जहाँ पे तुम्हारा ये जो प्रोडक्ट, जहाँ पे एंजाइम निकलने वाला है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, फाइनल चीज जब होने वाली होती है उस पर्टिकुलर कंडीशन पे ये अफेक्ट करते हैं। तो K3 वाली जो कंडीशन होती है बेटा, वहां पे ये देखने को मिलता है। तो सुसाइड जो सबस्ट्रेट होता है, जो तुम्हारा सबसे अफेक्ट करेगा, वो तुम्हारे लास्ट वाले कॉम्प्लेक्स को इनिबिट करेगा, जो बिल्कुल पहुंचने वाला है अपनी मंजिल की ओर, और तुम्हारा एंजाइम और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है, तो तुम्हारी मंजिल पे जाने से पहले क्या कर देगा, उसको इनिबिट कर देगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी योर राइट वन। K3 वाला जो होता है बिल्कुल सही हो जाएगा। यस, रेट लिमिटिंग स्टेप होता है, यस वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा स्लोएस्ट स्टेप होता है, क्योंकि चीजें बिल्कुल होने वाली हैं। मतलब जैसे माना कि तुम्हारा ये हो गया कि तुम कुछ चीजें, तुम्हारी कोई जॉब लगने वाली थी या फिर कुछ होने वाला था, तो वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है जब तुम्हारा जॉब का पूरा का पूरा लेटर आने वाला होता है।
तुम्हें लगता है कि अच्छा आएगा कि नहीं आएगा, मैंने सब कुछ कर लिया है, तो वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है। प्रिपरेशन का टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, वो टाइम बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो जो K3 होता है एक रेट लिमिटिंग स्टेप की बात करता है, जिसे हम स्लोएस्ट स्टेप बोला जाता है, जो चीजों को रेट डिटरमाइन करता है। तो आंसर K3 विल बी राइट वन। Now, suicide inhibition, also known as suicide inactivation or mechanism-based inhibition, is an irreversible form of enzyme inhibition. So irreversible है, very important, ध्यान में रखना है. Okay, that occurs when an enzyme bind and a substrate analog and do not allow to form product. और product बनाने नहीं दिया जाता, उस particular condition को suicide inhibition बोला जाता है. इसको भी याद रखना है. Yes, मुस्कान, very good. Now, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तुम्हारा, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है तुम्हें मिल जाएगी. विद रिगार्ड टू द एंजाइम एक्शन, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. तो अगर हम एंजाइम एक्शन की बात करते हैं तो कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? मेलोनेट इज एन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर ऑफ द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. अभी हमने पढ़ा कि जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सेकंड होता है, विच इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, व्हेन द FADH2 will convert in the FAD positive and release the electron and the hydrogen ion. So in that particular condition, जो मेलोनेट हैबिट कॉम्पिटेटिव इनिबिटर की तरह काम करता है फॉर द सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज. इसको याद रखना है. तो ये तो बिल्कुल सही है, कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट गलत नहीं है ये वाला. Now, the substrate bind with the enzyme at its active site. Obviously, जो enzyme और substrate bind करते हैं, they'll bind at its active site. तो substrate के पास में जो active site होती है, सॉरी जो enzyme के साथ में active site होती है, वहाँ पे substrate आके bind कर जाता है, एक non covalent interaction का formation होता है. उसके बाद में क्या होगा, तुम्हारा product का formation होगा, and this binding energy will responsible for lowering the activation energy. तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. The non-competitive inhibitor bind the enzyme at a site distinct from the binding the substrate. Very important. नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर बाइंड क्या करता है, ये अगर तुम्हारा एंजाइम है बेटा, ये उसकी एक्टिव साइट है बेटा, उसके अलावा वो एक्टिव साइट से बाइंड ना करके वो तुम्हारे एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करता है. इधर बाइंड कर जाएगा, इधर बाइंड कर जाएगा, इधर बाइंड कर जाएगा. तो एलोस्टेरिक साइट से बाइंड करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. Now, addition of lot of succinate does not reverse the inhibition of the succinic dehydrogenase by melinate. तो ये क्यों गलत हो जाएगा बेटा, ये इसलिए गलत हो जाएगा. यस, हाँ हाँ, वेरी गुड मुस्कान. ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कॉम्पिटेटिव इनिबिशन की बात करते हैं और अगर हम सब्सट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज कर देते हैं, तो वो इनिबिटर के साथ में प्रॉपर्ली compete करेगा, और compete करने के बाद में चीजें जो होंगी रिवर्स हो जाएंगी. रिवर्सिबल इनिबिशन वहाँ पे जो चीजें हैं वो वहाँ पे देखने को मिल जाती हैं. तो तुम्हारा क्या होता है यहाँ पे, डज नॉट रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स हो सकता है, इसलिए ये वाली चीज यहाँ पे गलत हो जाएगी, प्रॉपर्ली गलत हो जाएगी. तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी योर राइट वन. तो डी जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये. क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, अगर इस क्वेश्चन में कभी भी तुमसे पूछा जाता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, तो ये चीजें पता होनी चाहिए. एक बार देखते हैं, विच स्टेटमेंट अबाउट द एंजाइम इज ट्रू. एंजाइम एक्सिलरेट, क्योंकि ये तुम्हारा अगर देखा हुआ दिसंबर 2020 में जो क्वेश्चन आया है वो इसी टाइप का आया है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें भी बच्चों का क्या है, नेगेटिव मार्किंग आ गई है. तो बेटर है कि इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाया जाए, क्योंकि अगर ये बेसिक क्वेश्चन भी तुम्हारे गलत हो रहे तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है. एंजाइम एक्सिलरेट द रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. तुम्हें पता है जो एंजाइम क्या करती है, तुम्हारा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती है, एक्सिलरेट कर देती है रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी. ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो तुम्हारा बिल्कुल सही होने वाला है. ओके, द एंजाइम आर द प्रोटीन्स. तुम्हें पता है एंजाइम जो होती है नॉर्मली प्रोटीन नेचर की बनी होती है, लेकिन कुछ तुम्हारे आरएनए जो है वो भी एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं. एंजाइम आर प्रोटीन whose 3-dimensional form is to key their function. तो ये बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है. और कल मैंने तुम्हें समझाया था एंजाइम का जो तुम्हारा 3-dimensional फॉर्म होता है, नॉर्मली तुम्हारे ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये जो फंक्शनल प्रोटीन जो होती है ये एंजाइम की तरह काम करती हैं. तो ये भी याद रखना है, अगर तुमसे यहाँ पे ग्लोबुलर प्रोटीन बोला जाता तो वो भी बिल्कुल सही होता. एंजाइम डू नॉट ऑल्टर द ओवरऑल चेंज इन द फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन. दिस इज वेरी ट्रू, और ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बिल्कुल सही है. एंजाइम कभी भी तुम्हारा ओवरऑल फ्री एनर्जी में चेंज कुछ भी नहीं वहाँ पे करेगी, ना एंट्रोपी में चेंज करती है, ना इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करती है, वो कुछ भी नहीं करती है. तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा. तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी राइट वन. गेस खुरजीत, वेरी नाइस. तो जो डी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा. हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं तुम्हारा. देखो, name an enzyme that is derived from the stomach of a young ruminant animals and also used in dairy industry to produce cheese. तो बेसिकली अगर पता होगा कि अगर ह्यूमंस की बात करी जाती है, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए देती हूँ क्योंकि तुम्हें चीजें अगर कहीं से भी क्वेश्चन आए तो तुम्हें करना आना चाहिए. देखो,
तुम्हें पता है कि नॉर्मली अगर ह्यूमंस अगर कोई भी सेलुलोज वाला चीजें खाता है तो उसके पास में क्या होती है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है, कोई सेलुलेज नहीं है जो उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो हमारे पास कोई भी ऐसी एंजाइम नहीं है। अगर मैं उनकी बात करती हूँ जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, जो बफेलो हो गया, तुम्हारा काऊ हो गया, कैटल जो होती है बेसिकली, वो क्या करती है, सेलुलोज को खाती हैं, प्लांट्स पे डायरेक्टली फीड करती हैं। तो वहां पे क्या होता है, तुम्हारे जो स्टमक होता है बेटा, उन्हें रूमिनेंट स्टमक बोला जाता है, जिसमें 4 चीजें होती हैं। एक होता है र्यूमन, रेटिकुलम, एमोसम एंड एबोमेसम। चारों की चारों चीजें होती हैं। अब वहां पे क्या होता है, अगर तुम कोई भी जो एनिमल्स है, वो कभी डेयरी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट है अगर उनको खाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे तुम्हारा चीज प्रोड्यूस करने के लिए रेनिन जो एंजाइम है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। रेनिन वाला नहीं है, RENIN जो है वो तो तुम्हारा किसमें पाथ में आता है, RAAS सिस्टम में काम आता है, जहाँ पे रेनिन, एंजियोटेंसिनोजन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम होता है, वो अलग चीज है। ये डबल एन वाला है, डबल एन वाला है, ये याद रखना है। तो आंसर जो हो जाएगा डी विल बी योर राइट वन। तो जो डी होगा बिल्कुल सही होने वाला है, तो इसको ध्यान में रखना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, तुम्हारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेलुलोज जो होता है, अगर टर्माइट्स की बात करी जाएगी तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तुम इसको ध्यान में रखना। टर्माइट्स की अगर बात करी जाएगी तो ये क्या होती है बेटा, सोशल इंसेक्ट्स होती हैं, सोशल इंसेक्ट्स होती हैं। और इसमें पूछा जाता है यहाँ पे कौन सा जो म्यूचुअलिज्म वाला फिनोमेना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाला फिनोमेना है, तो कहाँ पे देखने को मिलता है। तो टर्माइट के बेटा गट में, टर्माइट के गट में एक ट्राइकोनिम्फा, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है जो यहाँ पे रहेगा, और उसके बाद क्या करता है, ये ट्राइकोनिम्फा क्या करता है, सेलुलोज का डाइजेशन करता है। तुम्हें पता है टर्माइट क्या होते हैं, वुड बोरिंग तुम्हारे आंट्स होती हैं जो नॉर्मली वुड पिट खाती रहती हैं, वो पूरे जितनी भी लकड़ी होती है सब कुछ खा जाती हैं। अब लकड़ी में क्या होता है, सेलुलोज होता है, अगर सेलुलोज है, सेलुलोज को डाइजेस्ट तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनके गट में ट्राइकोनिम्फा प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज का डाइजेशन करता है और उसको वहां पे चीजें प्रोवाइड करेगा। और ये जो ट्राइकोनिम्फा होता है उसको भी एक शेल्टर मिल रहा होता है, प्रॉपर्ली न्यूट्रिएंट भी मिल जाता है टर्माइट से, और जो भी वो लोग खाते हैं उसको भी यहाँ पे आपस में बांट लिया जाता है, क्योंकि उसके गट में रहता है। तो ये जो होता है एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है टर्माइट्स में सोशल इंसेक्ट्स में। तो ये भी याद रखना है सेलुलोज से रिलेटेड, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। और सेलुलोज एक ऐसा तुम्हारा है जो β1/4 लिंकेज बनाता है और शुगर के थ्रू बनेगा, ग्लूकोज का तुम्हारा होगा, और अनब्रांच्ड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, अनब्रांच्ड होता है, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आंसर जो हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डी विल बी राइट वन। तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी, क्योंकि चीजें जब रिलेट करके पढ़ोगे ना तभी समझ में आएंगी, वरना तो कुछ भी ऐसे चीजें क्लियर नहीं होती हैं। अगर तुम्हें और भी क्लासेस लेनी है तो आप अनअकैडमी ऐप पे देखो, कल संडे है, संडे को तुम्हारी क्लास है सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे क्लास है, जहाँ पे मैं आपको एनिमल क्लासिफिकेशन कराने वाली हूँ, ठीक है। अब कोई बच्चा अगर गेट के लिए प्रिपेयर कर रहा है, गेट जोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, उसके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कल मैं इकाइनोडर्मेटा कराऊंगी तुम लोग को वहाँ पे, इकाइनोडर्मेटा पढ़ाऊंगी, साथ के साथ वर्टिब्रेट्स का भी थोड़ा बहुत पार्ट वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी चीजें वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। तो जो गेट जोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहा है आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ओके मुस्कान, उसके साथ साथ आपको क्या, जो CSI के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पार्ट जो तुम्हारा यूनिट 9 है बेटा, वो भी कवर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट 9 में यही चीजें आती हैं। और तुमने अगर पेपर उठा के देखे तुम्हें पता भी होंगी। तो ये वाला जो टॉपिक है सुबह 10 बजे कंप्लीट होगा, तो जिन बच्चों ने भी ज्वाइन करना है आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और तो यहाँ से आपकी चीजें हेल्प हो जाएगी काफी। तो अगर किसी बच्चे ने अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद कुमकुम गौतम सर्च करके फॉलो भी कर लेना, तो जब भी क्लास होगी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उस क्लास को ज्वाइन कर पाएंगे। अगर मैं प्लस कोर्सेज की बात करती हूँ, अंडर वन सब्सक्रिप्शन, चाहे आप 6 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 12 मंथ्स का लेते हैं, चाहे 24 मंथ्स का लेते हैं, वो आप पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद आपको कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते हैं आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाती है, सारे क्विजेस, मॉक टेस्ट, कोर्सेज, बैचेस आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। कोर्सेज की बात करती हूँ मैं, आपको सेकेंड यूनिट, फर्स्ट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी और आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वहाँ पे कवर करा चुकी हूँ। आपको वहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस जो है यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अगर किसी बच्चे ने कंप्लीट कोर्स फॉर द लाइफ साइंसेज जून 2021 के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप 8 जन से एक कोर्स रिलीज हो चुका है, 15 से रिलीज हो चुका है, यहाँ पे ज्योति मैम, आरती मैम कुछ मैम को पढ़ाने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, KUM 10, जिसके बाद आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। हाँ ऑब्वियसली मुस्कान, हाँ PYQs मल्टीपल कोर्सेज मिलते हैं ना, सिंगल सब्सक्रिप्शन, आपको डाउट सेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, नोट्स PDF फॉर्मेट में मिल जाते हैं।
इंटरेक्शन होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्विज हो गया, होमवर्क क्वेश्चन हो गया, सब आपको कराए जाते हैं। आपको क्या करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको 10% का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टुडे इज अ डे टू गेट योर सब्सक्रिप्शन बाय नाउ। बहुत सारे बैचेस जो है आने वाले हैं, तो जिन बच्चों ने भी अगर CSI 2021 के लिए प्रिपेयर करना है, आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन पे। देन आपको चूज करना होता है कि आपको 1 मंथ का प्लान लेना है, 3 मंथ्स का लेना है, 6 मंथ्स का लेना है, 12 मंथ्स या 24 मंथ्स। तो जो भी बच्चे 6 मंथ्स वाले के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 9450 आपको देना पड़ेगा। अगर आप 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग करेंगे तो 11550 आपको देना पड़ेगा। अगर 24 मंथ्स को चूज करते हो 16,800 रुपीज यहाँ पे देना पड़ता है। उसमें भी आप एक रेफरल कोड यूज कर सकते हो। वो जो रेफरल कोड है बेटा कुमकुम 10 है, KUM 10, और कुमकुम 10 अप्लाई करते ही आपको 10% ऑफ मिल जाता है। तो नॉर्मली आपको 11,550 पे करना था, लेकिन आफ्टर गेटिंग 10% ऑफ यू हैव टू पे 10,395 रुपीज ओनली। देन आपको पेमेंट करना होता है। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, UPI, वॉलेट, नेट बैंकिंग, जैसे आप पेमेंट करना चाहते हैं वैसे पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम हो गया है, पेपल हो गया, ओला मनी हो गया है। EMI वाला ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, बिकॉज आपको एक साथ अमाउंट देना नहीं पड़ेगा। आपको और से एक्स्ट्रा इंटरेस्ट भी आपसे नहीं लिया जाता है, एक्स्ट्रा तुम्हारा GST VST कुछ नहीं लिया जाता है। आपको सिर्फ EMI कटवानी है। आप 12 मंथ्स की EMI बनवा लो, चाहे 6 मंथ्स की EMI बनवा लो, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको पेमेंट करना होता है। आई थिंक टेक काफी अच्छी, बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है। अन अकेडमी का अगर सब्सक्रिप्शन लेना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद 10% ऑफ मिल जाएगा। अगर बिल्कुल फ्री क्लासेस लेनी है और तुमसे कोई कोड पूछा जाता है तो कुमकुम 10 अप्लाई करना है, कुमकुम 10 अप्लाई करना है, जिसके बाद आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस जो है देखने को मिल जाएंगी। अगर किसी बच्चे ने +2 आइकनिक स्विच करना है, क्योंकि आइकनिक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नॉर्मली ऐसी PhD के लिए आपको क्या करना चाहिए, पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा, बाई वीकली रिव्यूज दिए जाएंगे, बूस्टर सेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। SOP कैसे बनाना है काफी इंपॉर्टेंट है, अभी से बनाना स्टार्ट कर दो जिन बच्चों ने भी PhD में प्रिपेयर करना है। इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए, तो ये सब आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू।